हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट क्वेश्चन का कल हमने ये पढ़ा था, गिव द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जहाँ हमने बात की थी बेटा, एक तो यही बात है कि भाई अब वो सबसे पहले आप वो बनाओ जो आप बेस्ट बना सकते हो। हमने यही बात करी थी ना, वरना कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज आपको नहीं मिलता। मैंने बात करी थी 30 साल पहले अगर इंडिया कहता जापान की देखा दिखाई हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे, तो भैया जापान से 10 गुना महंगी बनाते हो आप। मानते हो ना? अभी भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत पुअर है, पर 30 साल पहले तो बहुत ही पुअर थे। तो 10 गुना महंगी तो बनाते। इंटरनेशनल ट्रेड का एडवांटेज तो यही है ना, आप जो बेस्ट बना सकते हो, सबसे सस्ता बना सकते हो, वो बनाओ और दूसरे देश से वो बाय कर लो ना, जो वो सबसे सस्ता बना सकता है, सबसे बढ़िया बना सकता है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। फिर हमने एक और बात की थी, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। फिर हमने एक और बात भी की थी कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट होती है। फिर हमने एक और बात करी थी, आपकी आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज हो जाती है। फिर हमने एक और बात भी की थी, वो गार्गी ने बोली थी कल, कि कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन का फायदा हमेशा कंज्यूमर को होता है। इतनी बातें तो करी थी कल। ठीक है ना जी? आ जाओ जी, श्री गणेश करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पढ़ते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? कहता है डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी कि लैंड रिफॉर्म्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर। बेटा, लैंड रिफॉर्म्स सारे चारों पढ़ रखे हैं हमने, नोट्स में डायरेक्ट लिखे हुए हैं, तो खैर मुश्किल बात नहीं है। पर हाँ, आगे के लिए एक बात जरूर ध्यान रख लेना, अगर कभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आ जाए तो उसका मतलब लैंड रिफॉर्म है। ठीक है? चलो जी, नेक्स्ट वन देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगता है। डिस्कस द इशू दैट द 5 ईयर प्लान्स वर अनेबल टू एड्रेस। आपको कौन सा ऐसे इशू लगते हैं जो 5 ईयर प्लान ने आज तक ठीक ही नहीं करे? एम भी रहे हैं 5 ईयर प्लान का, पर ठीक नहीं हुए 5 ईयर प्लान से। एक तो दिख ही रहा है, पॉवर्टी। और जितनी करंट समस्याएं दिख रही हैं आपको, वो भी नहीं ठीक कर पाए। और क्या है समस्या करंट में? अनएम्प्लॉयमेंट। वो ठीक करी 5 ईयर प्लान ने, 6 या 7 5 ईयर प्लान का एम था, ठीक नहीं हुई। और इन्फ्लेशन, आज भी समस्या, महंगाई आज भी ठीक नहीं हुई। ठीक है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भैया सरकार तो कितने टाइम से इक्विटी की बात कर रही है। इक्विटी का मतलब यही तो है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पर हो गया इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? आज भी रिच और पुअर के बीच खाई बहुत बड़ी है। इंफ्रा, आज भी हमारा कोई इतना बहुत अच्छा नहीं है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तो अभी भी नहीं है हमारे पास। तो ये तो प्रॉब्लम है ही है, आज की भी प्रॉब्लम है। तो ये 5 ईयर प्लान एड्रेस कहाँ कर पाए? ठीक है जी, मैंने इस पर सिंपल लिखा है सोप के साथ कि ये आप बता सकते हो। अब देख लो भाई, बता सकते हो कि नहीं, और भी होंगी जो मैं नहीं बता पा रहा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो जी, नेक्स्ट वन देखते हैं। कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। डिस्कस। ये मैं आंसर एक बार इनका पढ़वाना चाहता हूँ, वरना मुझे पता है आप क्या लिख कर आओगे। मिक्स इकोनॉमी के ऊपर सब कुछ लिखाओगे, प्रिंसिपल मेरिट, डीमेरिट, सब कुछ लिखाओगे, पर वो जो काम की बात है वो नहीं लिख कर आओगे। बेटा, एक बार पढ़ना शुरू करना यहाँ से। मतलब बता दिया मिक्स इकोनॉमी का, अभी तक तो यही हुआ। आगे बढ़ जाओ, ये पढ़ना। 4 पॉइंट पढ़ना, ये बढ़िया लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं आगे। कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर इज डीम्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वाई? ये नहीं मैं पढ़वाऊंगा, मैंने लिख भी दिया सेल्फ, खुद सोचते हैं। एग्रीकल्चर क्यों बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की? वाई? पेपर में आ गया मान लो 5 नंबर में, 5 बातें तो ऐसी बताओ, 5 हेडिंग बनानी है, बताओ क्या बनाएंगे। ऐसे चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, आज ही खत्म करना है, कल का दिन ही है, या तो होमवर्क कर लेना जरा जगह, तो आराम से सोचते हैं, फिर 20-20 मिनट सोचते हैं कि क्वेश्चन को। एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। वाई? मुझे भी पता है भैया, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, पर पूछा कि अब मैं क्या करूं, बताना तो है ही। बताओ जी, एक पॉइंट, एक हेडिंग पार्ट। एग्जैक्टली, ये तो लिख ही सकते हो बेटा। क्यों बैकबोन है? क्योंकि इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, पहला पॉइंट है। और बस इट जनरेट अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हाईएस्ट है, हाईएस्ट। एग्रीकल्चर से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई भी सेक्टर नहीं देता। अभी भी पता है 50% के आसपास पॉपुलेशन एंगेज्ड है। ठीक है जी। दो, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी लिख सकते हो, चाहे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन गिरा है, पर फिर भी ठीक है। 30-35% कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी में है ही। 3, और हाँ आयुष, और सप्लाई ऑफ वेज गुड। वेज गुड क्या होता है भाई? 140 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, 40 करोड़ एनिमल्स, 180 करोड़ लोगों का खाना एग्रीकल्चर दे रहा है। 180 करोड़ लोगों को हर साल। इस रोल को इग्नोर कर सकते हो आप एग्रीकल्चर के। सप्लाई ऑफ वेज गुड। 4, पांचवा, बिग पुश टू द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। बेटा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को हम देखते हैं कितना ग्रो कर गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे ज्यादा चीज जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं। इंडियन रेलवे में आप देखो, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, 5 बात डन, क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी। मुझे बाकी का पता नहीं, लेकिन मैं जिस जिस क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ नोट लिखता हूँ ना भैया, पढ़ के जरूर जाने लायक है। एक एक बार पढ़ा होगा तो आसान होगा लिखना, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो पक्का अगर पेपर में आ गया सीधा दिक्कत होगी। चलो खैर, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एडिंग है सप्लाई ऑफ वेज गुड। एक मिनट, ये पढ़ना, मैटर थोड़ा सा पुराना है। एम्प्लॉयमेंट, वही बात। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये भी पढ़ना। ये पढ़ना। ठीक है, ऑल ओके। चलो जी। Discuss the various technical reform which were initiated by government to improve the technology in Indian agriculture. हमने तो पढ़े हैं टेक्निकल रिफॉर्म सारे। यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, आगे बढ़ जाए। डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। अभी एग्रीकल्चर बैकबोन था, अब वो कह रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी सेम ही बात बता दो। अब कुछ चीजें तो वहां से कॉपी करने की कोशिश करो, समझदार को इशारा काफी। एम्प्लॉयमेंट, शेयर इन जीडीपी, दोनों बातें तो कट कॉपी भी सेम लिखी जा सकती हैं। बाकी आप बताओ। इंफ्रा डेवलपमेंट कल भी बात करी थी भैया, डैम्स,
आप देख रहे हो, आप बुलेट ट्रेन्स देख रहे हो, आप वंदे भारत देख रहे हो, आप इतने बढ़िया बढ़िया मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, बिना बिना मशीन के हो गए, बिना इंडस्ट्रियल सेक्टर के हो गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो इंफ्रा डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। और एग्रीकल्चर का पूरा मैकेनाइजेशन किसने किया? सारी मशीनरी किसने दी? थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ये सब किसने दिए? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। चार बातें हो गई, दो तो वहीं से उठाई पिछले क्वेश्चन से, एक इंफ्रा इन्होंने बता दिया मैडम ने, एक मैंने बता दिया आपको, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन? बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और आप पहले आप ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बोलता ही नहीं। कुछ भी नहीं यार, एक बच्चा भी कुछ भी बोल के राजी नहीं होता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फिर देश के डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ना आप लिंक कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज के साथ भी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से आज की तारीख में हम डिफेंस गुड्स, कल आई थी ये बात, याद है ना, आई थी ये बात कल, डिफेंस गुड्स इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अर्लियर हम इन चीजों को क्या करते थे? इंपोर्ट किया करते थे फ्रॉम रशिया, जो डिफेंस गुड्स में मास्टर माना जाता है, फाइटर जेट वहां से इंपोर्ट करते थे। अब हमारे देश में कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL, ठीक है, BEML, तीन कंपनियां हैं बड़ी फेमस हैं, BEL, BEML और HAL। तीनों ऐसी कंपनियां भैया, सारे डिफेंस इक्विपमेंट इन हाउस बन रहे हैं, बहुत फॉरेन एक्सचेंज जो हम इंपोर्ट पे खर्च करते थे सब सेव कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, लिखा भी नहीं हुआ यहाँ पर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 5 बातें डन, बढ़िया आगे चलो जी। डिस्कस द रोल ऑफ SSI इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। भैया SSI की बात वो जो लिखी हुई है कट कॉपी पेस्ट नोट्स में सेम। डिस्कस द प्रोग्रेस मेड इन इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस हमने बातें पढ़ रखी है ना, वॉल्यूम की, ठीक है, कॉम्पोजिशन की, ठीक है, तीन वही हेडिंग बनानी है जो हमने पढ़ रखी है। यहाँ पर भी वॉल्यूम की बात करनी है, यहाँ पर भी कॉम्पोजिशन की बात करनी है, यहाँ भी डायरेक्शन की बात करनी है। याद करो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था? मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्रिटेन ओनली। चैप्टर 1 में हम यही लिखते थे। वॉल्यूम भैया उस टाइम पर वॉल्यूम बहुत कम था, आज की तारीख में हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कई गुना बढ़ चुका होगा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से, शायद 100 गुना ही ना बढ़ गया। जो उस टाइम पर वॉल्यूम था उसका 100 गुना ही ना कर दिया हमने इंटरनेशनल ट्रेड। उस टाइम पर ब्रिटेन से था, आज की तारीख में जितनी भी कंट्रीज के साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, बहुत सारी कंट्री के आप नाम लिख सकते हो। मिडिल ईस्ट कंट्री के कुछ नाम तो पक्का आएंगे, UAE का नाम आएगा, ठीक है जी, जितने भी क्रूड ऑयल जहां से हमें मिलता है भाई, इराक ईरान का नाम लिख सकते हो पक्का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा व्यापार बहुत है, हांगकांग चाइना के साथ व्यापार बहुत है, ठीक है जी, USA के साथ विदाउट अ डाउट व्यापार हमारा बहुत ज्यादा है, ठीक है। कुछ व्यापार हमारा श्रीलंका, हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी है। इतने सारे नाम लिख दोगे, पक्का पता लग गया डायरेक्शन क्या है। कहाँ? वहां डायरेक्शन के नाम पर सिर्फ ब्रिटेन लिखने को होता था, श्रीलंका और ईरान लिखने को होता था, वहां तीन ही नाम थे मेन। तो यहाँ पर तो अब लिखने के लिए बहुत कुछ है, वॉल्यूम 100 गुने से ज्यादा हो गया। रही बात कॉम्पोजिशन की, उस टाइम पर कॉम्पोजिशन क्या था? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, फिनिश गुड्स इंपोर्ट। याद है ना, रॉ सिल्क भेज देते थे, वूल कॉटन भेज देते थे, ठीक है ना, इंडिगो भेज देते थे, जूट भेज देते थे, यही भेजते थे, और फिर इन्हीं के फिनिश प्रोडक्ट बाय कर लेते थे, यही करते थे। अब कॉम्पोजिशन ये है हमारा, अब तो भैया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, फिनिश गुड्स बेचते हैं, है ना, रॉ मटेरियल बाय कर लेते हैं बल्कि, ठीक है ना। EV के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर कर रहे हैं इंपोर्ट, ये तो इन हाउस बना रहे हैं, बाकी चीजें तो हम इन हाउस बनाने में लगे हुए। कॉम्पोजिशन भी बदल गया, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, तीनों बेसिस यूज कर दोगे, बस हो गया खत्म। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ते हैं जी। लो जी,
व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? चलो ये तो कोई नहीं, ये तो नोट्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, डन करो। Why was public sector giving a leading role in the industrial development during the planning period? आपको क्यों लगता है पब्लिक सेक्टर को लीड रोल दिया गया? बेटा प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा था, सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था कि हर प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे दे कि तुम प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हें इतना इंसेंटिव दे देंगे या टैक्स माफ कर देंगे। तो सरकार भी कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पा रही थी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज नहीं हो रहा था और प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा भी नहीं था। इसी वजह से इसको लीड रोल देना पड़ा। घूम फिर के यही दो चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आओ जी। ये टॉपिक मैंने भी कुछ दिन पहले पढ़वाया आपको, डिबेट ओवर सब्सिडी। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। व्हाइल सब्सिडीज एनकरेज फार्मर टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर अ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडी इन द लाइट ऑफ दिस फैक्ट। बाबू ये दोनों बातें जो लिखी गई है दोनों ठीक है ना? सब्सिडीज फार्मर को एनकरेज तो कर रही थी कि वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, साथ ही साथ गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी बहुत है सब्सिडी का। ठीक है जी, अब मुझे सब्सिडी की यूजफुलनेस बतानी है। ठीक है, और यूजफुलनेस में मैं फायदे भी बता दूंगा, नुकसान भी बता दूंगा। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखा। ठीक है जी, तो मैं चाहता हूँ पहले फायदे इनके पढ़ लो, और ये फायदे हमने एनसीईआरटी से पढ़े हैं, पक्का प्रॉमिस है, पढ़ना सिर्फ देखना। डन। तीनों। आओ जी, एक और फायदा पढ़ लो। नुकसान, दोनों नुकसान पढ़ना। नोट्स में ना टॉपिक यही वाला क्वेश्चन लिख लेना, 4 फायदे और 2 लिमिटेशन। बिल्कुल तैयार रखना है क्वेश्चन इस बार बोर्ड के लिए। ठीक है जी, बढ़ जाए आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन हाउ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ये पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, वही टैरिफ वही कोटा का हम इस्तेमाल करते थे, वही सब कुछ कहानी है, कुछ नहीं है। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस 2 पढ़ाना है मुझे, 1 कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, बिना केस पढ़े क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। डन। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आओ जी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जी। ठीक है, ठीक है, बचाएं आगे। थर्ड वन, ये क्वेश्चन हमने 1 मार्कर्स में भी पढ़ा है। ठीक है, डन। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ही बेस था आईपीआर 1956। फोर्थ वन पढ़ना जी। सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इनका आंसर मत देखना। बेटा सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है सेकेंड कैटेगरी कंप्राइज्ड ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर स्टेट विल सप्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर। गलत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट द स्टेट, ये थी स्टेटमेंट। स्टेट थोड़ी सप्लीमेंट कर रहा था, स्टेट इज गिवन द लीड रोल, प्राइवेट सेक्टर हुआ था सपोर्ट करोगे। ठीक है ना जी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू है। जिन्होंने दोनों ट्रू लिखी हुई है इनको छोड़ दो। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ना जी।
लो जी, लास्ट वन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नैरो, फाइनाइट, सुपरफिशियल, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी मेजर। बेटा कॉम्प्रिहेंसिव ही बोलेंगे इसको, क्योंकि इस आईपीआर में सब कुछ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में सब कुछ था। कॉम्प्रिहेंसिव है, बिल्कुल होलसम थी पॉलिसी, सब कुछ इंक्लूडेड था। ठीक है, केस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बिना केस पढ़े क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो जी। करना जी फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है। डन। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एम्ड एट, वैसे ना अब ये तो एम होगा ही होगा, पक्की बात है। एक और एम भी था, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना मेन एम था वहां पर, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। ठीक है, साथ ही साथ ये भी एम था, कहीं ना कहीं जब आप देश के अंदर ही झांकते हो ना, बाहर से इंपोर्ट नहीं करते, वो चीजें देश में बनाओगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है। ये याद रखना बेटा 100%, ये पेपर में आ सकता है। और मुझे लगता है वन मार्कर की सबसे खतरनाक फॉर्म है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे मुश्किल वन मार्कर होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, बाकी सब आसान होता है। पता नहीं भैया क्या ही सोच होती है इसके पीछे। आगे बढ़ो जी, थर्ड वन पढ़ना। फोर्थ वन। डन, खत्म। आईडी के 3 चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 यूनिट, नेशनल इनकम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कल टेस्ट दे रहे हो ना फिर? मैंने ये तो बिल्कुल नहीं मेरे साथ चलेगा, ये बताता हूँ तुम्हें। रखता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।